Hello all of you. Now let's see some common points for section 73 and 74. तो वो 75 में दिए हैं जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स. तो क्या बोलता है अंडर सेक्शन 73 या 74. तो 73 74 जो देखा उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो यहां दिए हैं. तो देखो एक एक करके देखते हैं. बहुत सिंपल पॉइंट्स है. Where the service of notice or issuance of order is stayed by any order of court or appellate tribunal. यानी अगर स्टे आ गया है नोटिस के ऊपर या ऑर्डर के ऊपर तो स्टे का जो पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड करना है. सिंपल. तो लिमिटेशन पीरियड 3 साल या 5 साल जो था उसको अपन बढ़ा देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे बाय द स्टे पीरियड. मान लो बीच में 1 साल 2 साल का स्टे आ गया तो वो स्टे का पीरियड जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएगा. तो टेक्निकली उसको क्या लिखते हैं कि स्टे पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे. तो वो लिखा है द पीरियड ऑफ सच स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 एंड 10 ऑफ 73. 2 नोटिस का है और 10 ऑर्डर का है, या 2 एंड 10 ऑफ 74 सिमिलरली एज द केस में बी. बहुत सिंपल पॉइंट है. फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि where the appellate authority or the appellate tribunal or court, appellate authority की बात कर रहे हैं अपन, अपील वाले केस, appellate authority या tribunal या court concludes that the notice issued under subsection 1 of 74 is not sustainable. Notice is not sustainable for the reason that the charges of fraud, charge यानी जो इल्जाम लगा था fraud का या willful misstatement या suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom notice was issued. The proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under subsection 1 of 73. आया क्या कुछ समझ में? नहीं आया ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. देखो ये क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूँ. अच्छा देखो ये अपना चार्ट था ना 5 साल वाला. हाँ ये अपने बनाए थे 74 में 5 साल में नोटिस आ सकता है. ये ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर, उसका ड्यू डेट और उसके बाद 5 साल और उसके 6 महीने पहले नोटिस देना है ना. अब देखो इसका उल्टा में एक तरीका बताता हूँ. व्हाट इट मीन्स इज कि अंडर सेक्शन 74 अगर यहाँ पे नोटिस इशू करना है, अगर नोटिस इशू करना है तो नोटिस 6 महीने पहले इशू होना चाहिए, है ना. यानी कि 5 साल के 6 महीने अगर निकाल दो तो 4.5 साल होते हैं. तो इसका मतलब कि इसके पहले के 4.5 साल 4.5 years में जितने भी सालों के ड्यू डेट्स आएंगे, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ये जितने आएंगे और वो जो जो साल से रिलेटेड होंगे उतने पीरियड का नोटिस अपन यहां दे सकते हैं. ऐसा मतलब है ना, ऐसा मतलब है ना. ये देखो एक एग्जांपल है. नोटिस अगर अपने इशू कर रहे हैं, मान लो कि 13 जून 2023 को नोटिस इशू हो रहा है तो उसके पहले के ड्यू डेट्स कौन से आएंगे. देखो 31 ऑफ दिसंबर 23 है ना, तो 22 आएगा. फिर 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 20, है ना. 4.5 साल पिछले हो तो 4.5 साल अगर पीछे होंगे तो कौन से ड्यू डेट्स आएंगे. देखो आप 1 2 3 और एक आ जाएगा ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 19 भी आ जाएगा. और वैसे अगर 13 जून 23 के 4.5 पहले अपन आए तो कहां तक आते. देखो चलो 4 साल गिनो तो 13 जून 23 है ना, तो 22 21 20 19 18 तो 4 साल हुए. और उसके 6 महीने पहले गिन लेते हैं तो 13 जनवरी 23 से 4 साल पहले गिनो. 13 जून 23 को नोटिस अगर दे रहे हैं तो जून 22, जून 21, जून 20, जून 19
और जून 19 के और 6 महीने पहले यानी जनवरी 19, तो ये आएगा 13 जनवरी 19, 4.5 साल पहले। तो दिसंबर 19 आ गया, जनवरी 19 से बराबर दिसंबर 19, दिसंबर 20, दिसंबर 21 एंड दिसंबर 22। इतने सालों के अपन नोटिस इसमें इशू कर सकते हैं अगर यहां नोटिस इशू हो रहा है तो। करेक्ट। 4.5 क्यों लिया? फ्रॉड केस है, तो फ्रॉड केस में अपन इतने पीरियड का नोटिस इशू हो सकता है ना। 5 साल रहता है, 5 years असेसमेंट का टाइम है, उसके 6 महीने पहले नोटिस का टाइम है, तो 5 साल से अगर मैं 6 महीने निकाल दूं तो 4.5 होते हैं। तो ये पिछले 4.5 साल में जितने जितने ड्यू डेट्स आए हैं वो जो साल के हैं उन सालों का नोटिस यहां इशू हो सकता है ना। ये देखो कौन से आएंगे। ये AR दिसंबर 22 यानी कौन से साल का हो गया? ये 21-22, 21-22, फिर ये 20-21, ये सब फाइनेंशियल ईयर, फिर ये 19-20 फाइनेंशियल ईयर, और ये 18-19 फाइनेंशियल ईयर, और जो अभी करंट चल रहा है, नोटिस आ गया तो करंट तो चालू ही है ना, यानी 22-23 जो चल रहा है 22-23 उसका भी तो टाइम लिमिट अभी एक्सपायर नहीं हुआ, वो तो चालू ही है, तो ये फाइनेंशियल ईयर। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अपन नोटिस इशू कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये 5 साल में जहां पर भी फ्रॉड हुआ है उसको यहां नोटिस देकर के असेस कर सकते हैं। करेक्ट। उसके लिए नोटिस देकर के असेसमेंट हो सकता है। ओके। अब हुआ ये कि नोटिस इस साल का दिया गया था, 18-19 का भी नोटिस था। मान लो कि कंटिन्यूअस फ्रॉड था, ऐसे बहुत फ्रॉडुलेंट आदमी है, कंटिन्यूअस फ्रॉड करते जा रहा है, तो उसको अपन ने ये 500 सालों के लिए नोटिस दिया है। नोटिस वॉज इशूड अंडर 74(1) में फ्रॉड करके नोटिस इशू किया। अब असेसी क्या करता है? 74 में जब भी नोटिस आता है ना, अपन नोटिस को चैलेंज कर सकते कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके। तो नोटिस के ऊपर रिट पिटीशन फाइल हुआ और हम ये साबित करेंगे, असेसी ये साबित करेगा कि टैक्स अनपेड है। मैं मानता हूं टैक्स अनपेड है, शॉर्ट पेमेंट है, मैं मानता हूं शॉर्ट पेमेंट, लेकिन ये ऑफिसर जो मेरे पे इल्जाम लगा रहा है कि फ्रॉड है वो गलत है, इट इज नॉट फ्रॉड। तो अपन कोर्ट में सिर्फ ये साबित करेंगे कि फ्रॉड नहीं है। अगर अपन ये साबित कर दे कि फ्रॉड नहीं है, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, सप्रेशन नहीं है टू इवेड टैक्स, हमारे टैक्स इवेजन का इंटेंट नहीं था, गलती हुई है साहब, मानते गलती हुई है, लेकिन इंटेंट इवेजन का नहीं था, और कोर्ट अगर हमारी बात मान ले, अपेलेट अथॉरिटी हमारी बात मान ले, और केस हमारे फेवर में डिसाइड हो जाए, तो फिर क्या होगा कि नोटिस इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 74 में नोटिस का प्रिंसिपल क्या है? फ्रॉड है तो नोटिस, तो अगर फ्रॉड ही नहीं है तो नोटिस इनवैलिड। नोटिस इनवैलिड यानी पूरा असेसमेंट इनवैलिड, यानी ये 5 साल का जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया था सब इनवैलिड। तो क्या ऐसा होगा? अच्छा मान लो कि फ्रॉड नहीं था, मान के चलो कि फ्रॉड नहीं था, तो फिर 73 में तो नोटिस इशू हो ही सकता था ना, और 73 में नोटिस इशू करने का टाइम 3 साल है। कहने का मतलब कि अगर यहां नोटिस है तो उसके पहले के 3 साल का ही नोटिस आ सकता है। तो ये 1 2 3, इसके पहले के ये जो 2 साल है वो बाहर निकल जाएंगे, ये 2 साल के लिए नोटिस नहीं आ सकता, यहां से नोटिस आ सकता था 73 के अंदर। यानी अगर ये नोटिस यहां पे इशू कर रहा है और अगर ये 74 में ना इशू करके 73 में करे तो ये 3 साल का तो कर ही सकता था ना, ये तो कवर्ड थे, दे वर कवर्ड बाय सेक्शन 73(1) नॉन फ्रॉड केस, लेकिन उसने गलती किया, उसने 74 में इशू किया। अब केस तो चलने में टाइम लग जाता है, केस तो चला 10-12 साल चला और फिर कोर्ट ने कहा कि ये नोटिस इनवैलिड है, गवर्नमेंट केस हार गया। गवर्नमेंट केस हार गया तो क्या ये पूरी रिकवरी बर्बाद हो जाएगी? नहीं, तो इसलिए 75 में लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है कि अगर ये नोटिस इनवैलिड करार दी गई, कोर्ट ने बोला कि नोटिस इनवैलिड है बिकॉज के फ्रॉड केस नहीं था, तो कोई बात नहीं, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये नोटिस 73 वाला था। तो कहने का मतलब कि ये जो 3 साल की रिकवरी ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा और सिर्फ ये 2 साल का इनवैलिड होगा।
तो ये 2 साल की फिर रिकवरी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये 3 साल की तो रिकवरी गवर्नमेंट कर सकता है। तो ऐसा डीमिंग फिक्शन उसके अंदर है कि इफ दिस नोटिस फेल्स इट विल बी डीम्ड टू बी इशूड अंडर 73। एसएससी कह रहा है फ्रॉड नहीं है, कोर्ट ने कहा फ्रॉड नहीं है, तो गवर्नमेंट कहता है चलो ठीक है फ्रॉड नहीं है ना, तो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो 73 में तो इशू हो ही सकता है, तो तुम्हारा टैक्स तो रिकवर होगा ही होगा, सिर्फ पेनल्टी में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन 3 साल का टैक्स रिकवर होगा। पेनल्टी में फर्क पड़ेगा क्योंकि 73 और 74 की पेनल्टी में डिफरेंस है, तो अब पेनल्टी जो 73 वाली है वो लगेगी एंड नॉट 74। अंडरस्टूड? ऐसा है। तो फिर से पढ़ो एक बार। Where the appellate authority or tribunal or court concludes, यानी केस किस पे है? नोटिस पे। 74(1) में नोटिस दिया उन्होंने, फ्रॉड केस है करके 5 साल का केस रीओपन किया, हम ये कंटेस्ट कर रहे कि ये फ्रॉड नहीं है और हम जीत गए, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि फ्रॉड नहीं है। तो appellate authority, tribunal or court concludes that notice of 74(1) is not sustainable, यानी वो नहीं चल सकता, नोटिस गलत है, for the reason that the charges of fraud or willful misstatement or suppression for evasion is not proved, is not established against the person to whom notice was issued, then the proper officer shall determine, क्या बोलता है? proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under 73। तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल की रिकवरी की जगह 3 साल की रिकवरी होगी, चलेगा ना, उतना तो होगा कम से कम। तो गवर्नमेंट कहता है पूरा ही लॉस होने के बजाय 3 साल का तो टैक्स रिकवर हो जाए। आसमान से टपके खजूर में तो अटके, ऐसा तो नहीं कि जमीन पे गिरे। देन where an order is required to be issued in pursuance of direction of the appellate authority or tribunal or court, such order shall be issued within 2 years from the date of communication of the said direction। अब ये क्या है? देखो सब बहुत टेक्निकल मैटर्स है। ये क्या है कि अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट में और ये ना appellate authorities के पास, और appellate authority ने एक ऑर्डर पास किया और फिर डायरेक्शन भेजा किसके पास? ये कमिश्नर के पास, कि आप इसको 73 या 74 में असेस करो, तो 73 74 लगाना पड़ेगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के डायरेक्शन पे हम अगर ये लगा रहे सेक्शंस, तो फिर वहां 2 साल का टाइम है, यानी कोर्ट का डायरेक्शन जब आएगा, आने के बाद 2 साल में वो केस को असेस कर देना है। सो दिस इज कॉल्ड एज असेसमेंट परसुएंट टू डायरेक्शन ऑफ द appellate authorities। सिंपल, तो उसको 2 साल में कंप्लीट करना है। Then an opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against such person। Opportunity of being heard वो तो obvious है। Then proper officer shall, if sufficient cause is shown by the person chargeable with tax, grant time to the said person and adjourn the hearing for reasons to be recorded in writing, provided that no such adjournment shall be granted for more than 3 times to a person during the proceedings। proceedings के अंदर टाइम दिया जाता है, जैसे असेसमेंट ओपन हुआ फिर उसको बुलाएंगे, फलाने दिन आ जाओ, फिर आके कहेगा हमको एक्सटेंशन दो 1 हफ्ते का, दिया, फिर दिया, जैसे 3 एडजर्नमेंट्स अलाउ करेंगे मैक्सिमम, only 3 adjournments are allowed। Then proper officer in his order shall set out the relevant facts and the basis of his decision। इसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर वो पास करेगा वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो फैक्ट्स है और जो बेसिस है, बेसिस यानी रीजन फॉर द डिसीजन, वो होना चाहिए। फिर 7 में लिखा है कि अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर शैल नॉट बी इन एक्सेस, नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द शो कॉज नोटिस। यानी हर एक दो डिमांड नोटिस कैन बी लेस देन और इक्वल टू शो कॉज नोटिस, इट कैन नेवर बी मोर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शो कॉज नोटिस में अगर उसने लिखा था 9 लाख,
तो डिमांड नोटिस 9 लाख या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा निकल रहा है डिमांड के वक्त तो क्या करना है, एक अलग से शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा पहले, सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट, और फिर उसका डिमांड रेज कर सकता है। तो शो कॉज नोटिस के ऊपर डिमांड नोटिस नहीं जा सकता, सिंपल। एंड नो डिमांड शैल बी कंफर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स, ये भी सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है उसका, नो डिमांड shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the show cause notice। यानी जो ग्राउंड शो कॉज नोटिस में लिखे थे, ग्राउंड्स ऑफ अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स, वही ग्राउंड्स पे डिमांड नोटिस आना चाहिए, सेम ग्राउंड्स। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई नए ग्राउंड्स अगर निकल के आते हैं तो उसके लिए सेपरेट शो कॉज नोटिस लगेगा। ये शो कॉज नोटिस में उसका असेसमेंट नहीं हो सकता। It will require a separate show cause notice and a separate assessment order। तो ये असेसमेंट ऑर्डर में सिर्फ वही ग्राउंड्स कवर होंगे जो शो कॉज नोटिस में मेंशन है, और उतना ही अमाउंट हो सकता है जो शो कॉज नोटिस में मेंशन है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन। फिर 8 में कहता है कि where the appellate authority or the tribunal or court modifies the amount of tax, यानी फिर अपील हुआ, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर फिर हम अपील करते हैं। अपील में जाकर के अगर टैक्स कम ज्यादा हो गया, टैक्स कम ज्यादा हो सकता है अपील में, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यस, देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, क्योंकि पेनल्टी टैक्स पे डिपेंडेंट है, 10%, 15%, 25%, 50% और 100%। तो टैक्स चेंज हो गया तो पेनल्टी को भी चेंज करना पड़ेगा ना, टैक्स बढ़ा पेनल्टी बढ़ेगी, टैक्स कम हुआ पेनल्टी कम होगी, इंटरेस्ट भी चेंज होगा, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया तो इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट करे जाएंगे, सिंपल है। देन इंटरेस्ट ऑन टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड शैल बी पेएबल वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी। यानी ऑर्डर में टैक्स का अमाउंट लिखा रहता है, इंटरेस्ट अगर नहीं लिखा तो भी भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज मैंडेटरी, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंपल्सरी। ऑर्डर में लिखा हो या ना लिखा हो उसको तो भरना ही पड़ेगा, इट हैज टू बी पेड। देन एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। 1 मिनट रुक जाओ, अगर पेनल्टी नहीं लिखी तो नहीं भरने की, पेनल्टी को लिखना पड़ता है, पेनल्टी हैज टू बी इम्पोज्ड। पेनल्टी अपने आप नहीं होती, वॉलंटरी नहीं होती, पेनल्टी इम्पोज होती है तो ही आपको भरना है। इंटरेस्टिंग है, पेनल्टी अपने आप नहीं है, इंटरेस्ट वॉलंटरीली भरना पड़ता है, मैंडेटरी है, तो अपने को भरना ही पड़ेगा। लेकिन पेनल्टी ऐसी नहीं है, पेनल्टी इंपोज होगी तो हम भरेंगे। देन एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड इफ द ऑर्डर इज नॉट इशूड विद इन 3 years as provided in 7310 or within 5 years as provided in 7410। तो लिखा है प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, यानी अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ तो केस बंद हो जाएगा, सिंपल। और 11 में लिखता है कि एन इशू ऑन विच द अपीलेट अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन which is prejudicial to interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the appellate tribunal or high court or supreme court against such decision of the appellate authority or the appellate tribunal or the high court is pending, the period spent between the date of decision of the appellate authority and that of the appellate tribunal or the order of decision of tribunal and that of high court or the high court and the supreme court shall be excluded in computing the period referred to in section 1073 or 10 of 74 where proceedings are initiated by way of issue of a show cause notice under the said sections। रोना आ रहा है क्या लिखा है, एन इशू यानी ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर अपने को बताया ना उसने कि भाई शॉर्ट लेवी हो गया है यानी शॉर्ट पेमेंट हुआ है, तो वो ग्राउंड ऐसा है कि जो और कोई मैटर में, यानी तो अपना केस है फारूका का केस, लेकिन एक और केस था मिस्टर मोहन भार्गव का केस था। मोहन भार्गव का केस में अपीलेट अथॉरिटी का कोई डिसीजन आया है। तो देखो क्या लिखता है, एन इशू यानी ग्राउंड ऑन विच
द अपीलेट अथॉरिटी यानी कमिश्नर अपील्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल और द हाई कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन which is prejudicial to interest of revenue यानी रेवेन्यू का अगेंस्ट गया है ऑर्डर इन सम अदर प्रोसीडिंग्स। मोहन भार्गव के केस में एक ऑर्डर आया जो इन लोगों के अगेंस्ट में गया है। किन लोगों के अगेंस्ट में गया है? डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में गया। एंड एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी अथॉरिटी का ऑर्डर है तो डिपार्टमेंट ने ट्राइब्यूनल में अपील किया हुआ है। अगर वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर था तो डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में अपील किया हुआ है, और अगर वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो डिपार्टमेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया हुआ है। अपील करके रखा है। अगेंस्ट सच डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट इज पेंडिंग, और ये केस पेंडिंग है। देन पीरियड स्पेंट बिटवीन द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी ट्राइब्यूनल और द हाई कोर्ट, ठीक है, एंड टिल द टाइम ऑफ द डिसीजन कम्स, अपील हुआ और डिसीजन आया, वो जो टाइम निकला वो हमारे केस में हमारा जो टाइम लिमिट है उसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा पढ़ के? चलो मैं आपको बताता हूं, एक डायग्राम बना करके बताता हूं कैसे हुआ। ये फारूक हक का केस, ठीक है, और ये मोहन भार्गव का केस। नाउ द इशू इज द सेम। जो इशू मेरे केस में इन्वॉल्व्ड है, जिसमें नोटिस 73 में इशू हुआ है या फिर 74 में इशू हुआ है, नोटिस इशू हो गया है, लेकिन नोटिस जो है उसको कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा ना। वो 5 साल के अंदर 3 साल के अंदर ऑर्डर आना चाहिए। अब ये नोटिस हुआ, मान लो कि 23 दिसंबर 2019 को नोटिस इशू हुआ, ठीक है, नोटिस तो आ गया। नाउ अच्छा, फॉर फाइनेंशियल ईयर था 17-18, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में शॉर्ट पेमेंट हुआ है, उसका नोटिस उन्होंने इशू कर दिया 23 दिसंबर 2019 को। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं नॉर्मल ड्यू डेट लिख देता हूं उधर। फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, इसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न होगा 31 दिसंबर 18, राइट। तो अगर 73 में नोटिस है तो यहां से 3 साल या यहां से 5 साल, 73 में 3 साल, 74 में 5 साल में कंप्लीट करना है केस, ऑर्डर आना चाहिए, करेक्ट। और अगर ऑर्डर नहीं इशू किया तो केस खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा केस है, केस चालू है, 3 साल में कंप्लीट करना है, 5 साल में कंप्लीट करना है, वेरी गुड। अब इस बीच में क्या हुआ, यानी यहां जब नोटिस आ गया और ये केस पेंडिंग है इधर, इस बीच में मोहन भार्गव में सेम इशू, डिसाइड हुआ, डिसीजन आया। डिसीजन किसका आया? तो अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट, इनका डिसीजन आया जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में गया। तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में गया, इसका मतलब कि अब मैं वो डिसीजन यहां कोर्ट करूंगा ना कि देखो तुम लोग हार गए उधर, मेरे को भी बेनिफिट दो, आई विल विन दिस केस इफ आई कोर्ट दिस ऑर्डर हियर, तो मैं केस जीत जाऊंगा ना ये वाला। तो गवर्नमेंट क्या करता है, मेरा केस इधर पेंडिंग कर देता है, बोलता है रुक जाओ, अभी इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें भी हार जाएगा, क्योंकि यहां हार गया है तो यहां भी हारेगा। इफ आई कोर्ट दिस ऑर्डर हियर, मैं इनको जाके कहूंगा ना ऑफिसर को, देखो हाई कोर्ट ने क्या बोला है उधर, मेरे को भी लगाओ हाई कोर्ट का डिसीजन और मेरे फेवर में ऑर्डर पास करो। तो इधर ऑफिसर कहता है रुक जाओ, मैं कुछ नहीं करता, अभी रुक जाओ, इसको ठंडे बस्ते में डाल देते। और यहां पे अपील करते हैं ये लोग, ये डिसीजन के अगेंस्ट में अपील हुआ है। ए का अगर है तो 80 में अपील होगा ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट में अपील होगा, और हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा, करेक्ट। अब ये अपील में गया, यानी ये केस अभी पेंडिंग है। तो ये केस जब तक पेंडिंग है तो इसको टच नहीं करेंगे, इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, इसको बोलेंगे इसको कंटिन्यू मत करो, ठंडे बस्ते में डाल दो, ये केस को चलने दो इधर। अब हो सकता है कि 80 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर को ओवररूल कर दे और वापस से डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में दे दे। अगर डिपार्टमेंट के फेवर में आ गया तो फिर यहां पे डिपार्टमेंट को फायदा होगा ना।
तो इसलिए वो इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और यहां बोलते हैं कि इसको चलेंगे, अपील करो। ठीक है, अब ये अपील में आ गया। अब ये जब तक के ऑर्डर्स इनके आते नहीं है, अपील हो गया, अपील से लेके ऑर्डर तक जितना टाइम निकलेगा वो टाइम यहां पे एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसा ये जो टाइम इधर निकला ऑर्डर, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक तो यहां ये चलेंगे नहीं ना आगे। अब ये ऑर्डर डिपार्टमेंट के फेवर में आएगा तो यहां उसको अप्लाई करेंगे, है ना, और हमारे अगेंस्ट में रिकवरी निकालेंगे। तो ये टाइम यहां पर ऐड कर दिया जाएगा, एज द केस में भी 73 या 74 का जो टाइम है उसमें ऐड कर देंगे। तो ये टाइम को एक्सक्लूड करना है यानी कि एडिशन दे देना। तो ये टाइम 5 साल से एडिशन हो जाएगा, ये 2 साल लगा तो इधर 5 का 7 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा। ऐसा है, क्या सोच के बनाते देखो लॉ, है ना, एक नंबर। लिख लो इसको। और यहां पे और एक बात समझ लो, लिखते लिखते समझो कि जैसे ये ए का 80 में गया, फिर 80 का ऑर्डर भी अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आ गया तो उसको हाई कोर्ट में अपील कर देंगे। तो ये फिर टाइम चलते रहेगा, ये टाइम फिर चलते रहेगा जब तक वो फाइनल नहीं होता और डिपार्टमेंट जीत नहीं जाता, तब तक वो रुकेंगे और फिर उसको यहां अप्लाई करेंगे। और अल्टीमेटली हार ही गया डिपार्टमेंट तो फिर यहां तो कुछ कर नहीं सकते ना, वैसे भी एसएससी को जीतना ही है तो उसका असेसमेंट तो हो नहीं सकता, तो फिर उसको खत्म करेंगे केस। ओके डन, चलो वापस आओ। फिर 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर क्या कहता है देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 73 और 74 वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन अकॉर्डेंस विथ रिटर्न furnished under 39 remains unpaid either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of 79. 79 is coercive recovery proceedings, तो उसमें रिकवर करेंगे। यानी कहने का मतलब कि वहां 79 डायरेक्टली लगाया जा सकता है। 79 इज कोर्सिव रिकवरी, यानी तुम्हारे एसेट वैसेट बेच करके रिकवर करना, कोर्सिव रिकवरी प्रोसीडिंग्स है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां 73 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सेल्फ असेस लिखा हुआ है ना, तुमने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि टैक्स पेएबल है। 73 तो क्या करता है, जो तुम एक्सेप्ट नहीं करो उसको डिटरमिन करता है पहले कि व्हाट इज द टैक्स पेएबल, डिटरमिन। तो वो 73 74 है। यहां तो तुमने खुद लिखा हुआ है ना, तो यहां पर डायरेक्टली कोर्सिव प्रोसीजर अप्लाई होगा और तुमसे वसूली की जाएगी। नो नीड फॉर 73 74। फिर 13 नंबर पे लिखा है कि वेयर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड अंडर 73 और 74, नो पेनल्टी फॉर द सेम एक्ट और ओमिशन शैल बी इम्पोज्ड ऑन द सेम पर्सन अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एक बार यहां लगा दिया तो फिर और कोई पेनल्टी सेक्शन में अपन उस पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे। सिंपल है, एक जगह लगाने का ना। तो पेनल्टी चैप्टर अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, उसमें भी कई सारे पेनल्टीज है, लेकिन अगर यहां लग गया है तो फिर वहां नहीं लगेगा। तो इस तरह से कॉमन प्रोविजंस थे सेक्शन 75 के अंदर, काफी सारे इंटरेस्टिंग थे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो फिर 76 पे चलते हैं। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। अब ये नया फंड आ गया, हमने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया, अपनी जेब में रख दिया। अरे भैया गवर्नमेंट का टैक्स है भैया, तुम रखोगे कि जेब में, गवर्नमेंट को भरो। तो वो देखो 76 क्या कहता है, notwithstanding anything to the contrary contained in any order or direction or any appellate direction of any appellate authority, appellate tribunal, court, or in any other provisions of this act or the rules made thereunder, or any law for the timing in force, maximum overriding effect इसको कहते हैं। notwithstanding लिखा है, तो ये जो अपन पढ़ने वाले हैं ये बाकी सभी लॉज, ये एक्ट
बाकी कोई भी लॉ दुनिया में होगा, एंड इवन द कोर्ट जजमेंट सबको ओवरराइड करेगा, सबको ओवरराइड कर रहा है, मैक्सिमम ओवरराइडिंग इफेक्ट, ठीक है। Notwithstanding anything to the contrary contained in any order of the court or direction of the court or the appellate authority, appellate tribunal, or any provisions of this act or any other law for the time being in force. कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ भी लिखा हो, उसका कोई मतलब नहीं है. Every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this act, यानी मैंने बिल में लिखा है CGST, SGST, IGST या UTGST और आप लोगों से कलेक्ट किया, तो वो गवर्नमेंट को भरना ही पड़ेगा. If I have collected the tax from you, then I have to pay it, I have to deposit it with the government. कोई कुछ भी बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. And has not paid the said amount to the government shall forthwith, यानी immediately pay the said amount to the government, irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not. तो बेसिकली ये कहाँ आता है मालूम है? ये लफड़ा वहां पे आता है जहां पर एक्चुअली वो एग्जाम सप्लाई है, सप्लाई एग्जाम है, लेकिन मैंने आपसे कलेक्ट कर लिया. आप कहेंगे क्यों कलेक्ट किया? अरे क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है. मैं कहता हूं कि एग्जाम है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये टैक्सेबल भी हो सकता है. सो देयर इज अ डिस्प्यूट देयर, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है. अगर मैं आप लोगों से रिकवर नहीं करूंगा भी और बाद में गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं ये तो टैक्सेबल है, टैक्स भरो, तो फिर मेरी जेब से भरना पड़ेगा ना. तब आप थोड़ी मिलेंगे मेरे को कि मैं आपसे आके वसूल करूं और गवर्नमेंट को दूं. आप तो चल लिए अपने, तो मेरा नुकसान हो जाएगा. और 18% अगर टैक्स है तो देखो मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन ही साला 5% है, और 18% टैक्स भरना पड़ेगा, तो मैं कहां जाऊंगा? इंसॉल्वेंसी में. तो इसलिए मैंने क्या किया कि आप लोगों से तो मैंने कलेक्ट करके रख दिया, लेकिन गवर्नमेंट को भरा नहीं. मेरा कहना है कि एग्जेम्प्ट है इसलिए मैं नहीं भरूंगा, बट फॉर द सेफ्टी आई हैव रिकवर्ड द टैक्स फ्रॉम यू गाइज. तो अगर ऐसा केस है तो वो यहां पे आएगा. तो क्या लिखा है कि चाहे ये एग्जेम्प्ट हो, चाहे टैक्सेबल हो, जो भी हो, अगर कस्टमर से कलेक्ट किया गया है सप्लाई के ऊपर, तो गवर्नमेंट को भरना ही पड़ेगा. फोर्थविथ यू डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट. तो कर देंगे डिपॉजिट, उसमें क्या है. आई विल डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट. मेरे को थोड़ी कोई प्रॉफिट के एंगल से चाहिए, मेरे को सेफ्टी चाहिए था ना. तो मैं आप लोगों से कलेक्ट कर लूंगा और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी केस लड़ूंगा कि ये एग्जेम्प्ट है. जीत गया तो ये अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है ये रिफंड मिलेगा. किसको? मेरे को मिलेगा क्या? नहीं, आप लोगों को मिलेगा. रिफंड चैप्टर में पढ़ा ना, अनजस्ट एनरिचमेंट लगता. तो मैं जब आपसे रिकवर कर चुका हूं, यानी बर्डन हैज बीन शिफ्टेड, तो फिर रिफंड मेरे को नहीं मिलेगा, रिफंड आपको मिलेगा. सो देन आई विल इन्फॉर्म यू गाइज. एक लेटर लिखूंगा सबको कि देखो आपसे जो मैंने पैसे कलेक्ट किए थे वो रिफंडेबल है, जाओ और अप्लाई करो. यू विल हैव टू गो एंड अप्लाई एंड टेक रिफंड. और उसमें अगर कोई स्टूडेंट भाग गया है, उसको लेटर मिला ही नहीं मेरा, तो फिर उसका जो पैसा है वो कहां जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा. याद है? गुड. तो ऐसा है ये. तो अपने को डिपॉजिट कर देना है. पहला काम ये है कि डिपॉजिट कर दो. फिर 2 में लिखता है कि वेयर एनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू गवर्नमेंट अंडर 1 एंड विच हैज नॉट बीन सो पेड. मैंने डिपॉजिट नहीं किया, तो फिर जो ऑफिसर है वो मेरे पे नोटिस सर्व करेगा. सर्व on the person liable to pay such amount a notice, show cause notice, requiring him to show cause as to why the said amount as specified in notice should not be paid by him to the government, and why a penalty equivalent to the amount specified in the notice should not be imposed. नहीं, 100% काट दो, वो लगाएंगे जितना भी लगाएंगे. अमाउंट स्पेसिफाई करेगा, क्यों तुम ना पे करो, बताओ क्यों तुम्हारे को पेनल्टी ना लगाए? क्योंकि तुमने डिपॉजिट किया नहीं फोर्थविथ. देन द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन, फिर हम जाके बताएंगे कि क्यों हमने नहीं भरा, सब मामला चलेगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. मेड बाय द पर्सन ऑन हुम द नोटिस इज सर्व्ड, डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम सच पर्सन एंड देयर अपॉन सच पर्सन शैल पे द अमाउंट सो डिटरमिन. फिर डिटरमिन होगा और फिर अपने को जाके भरना पड़ेगा. Then the person referred to under 1 shall, in addition of paying the amount referred to under subsection 1 or 3, shall be liable to pay interest. Obviously, interest तो अपने को देना ही पड़ता है 18% से, क्योंकि डिले हुआ है ना. मैंने आपसे कब कलेक्ट किया था और गवर्नमेंट को कब भरा? इंटरेस्ट भरो.
अगर टाइम में नहीं भरा है तो। अगर मैंने आपसे कलेक्ट किया और उसी रिटर्न के ड्यू डेट के अंदर भर दिया तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट इफ देयर इज अ डिले देन इंटरेस्ट। From the date such amount was collected by him to the date such amount is paid by him to the government, इतने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 50 के हिसाब से 18% पर एनम। Then opportunity of hearing shall be granted of course if requested. नॉर्मली तो रिप्रेजेंटेशन यानी राइटिंग में देना पड़ता है रिप्लाई, फिर अगर तुमको चाहिए कि तुमको सुना जाए तो वो रिक्वेस्ट करो, वो सुनेगा तुमको। And the proper officer shall issue an order within 1 year from the date of issue of notice. नोटिस के 1 साल के अंदर ऑर्डर आना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द टाइम फॉर गिविंग नोटिस? नोटिस देने का टाइम क्या है? कोई टाइम नहीं है। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी ये नोटिस आ सकता है। इतना साल पुराना केस और पकड़ा गया अगर कि तुमने कस्टमर से पैसे कलेक्ट किए थे टैक्स के नाम से और गवर्नमेंट को भरे नहीं थे, तो गवर्नमेंट नोटिस दे करके रिकवर करेगा। यहां पे नोटिस देने का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। 20 साल 25 साल बाद भी दिया जा सकता है। ये 73 जैसा नहीं है, इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ऐसा है कि भैया कस्टमर से कलेक्ट करके रखा है तुमने पैसा, तो गवर्नमेंट को भरना ही चाहिए। देन वेयर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर इज स्टेड, अगर ऑर्डर पे स्टे लग गया है कोर्ट का तो स्टे पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे, यानी पीरियड एक्सटेंड करेंगे। तो वो लिखा है सच स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट 1 year पीरियड। Then the proper officer in his order shall set out the relevant facts and basis of decision, obviously. The amount paid to the government under 1 or 3 shall be adjusted against the tax payable, if any, by the person. यानी अगर हमने डिपॉजिट कर दिया है पैसा, कस्टमर से लिया हुआ डिपॉजिट कर दिया और फिर डिटरमिन भी हुआ, तो डिटरमिन जो हुआ उसमें से जो हम डिपॉजिट कर चुके माइनस होगा, और डिफरेंस अगर होगा तो फिर अपने को और भरना पड़ेगा। सिंपल है। देन वेयर एनी सरप्लस इज लेफ्ट, अगर सरप्लस बच गया, सरप्लस कैसे बचेगा कि वाकई में एग्जेम्प्ट था गुड्स लेकिन हमने पैसा तो डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट के पास, लेकिन बाद में गुड्स एग्जेम्प्ट निकला, तो टैक्स तो आया ही नहीं। अब टैक्स नहीं आएगा तो क्या होगा फिर कि जो पैसा डिपॉजिट हुआ है गवर्नमेंट के पास वो गवर्नमेंट रिफंड करेगा। तो वो फिर लिखा है देखो कि अगर सरप्लस बच गया आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी अगर मान लो थोड़ा सा टैक्स आया भी लेकिन मैंने आपसे ज्यादा कलेक्ट किया है, मैंने आपसे 18% से कलेक्ट किया है, एक्चुअल टैक्स 10% से आया, तो 8% एक्सेस बच गया ना, गवर्नमेंट उसका क्या करेगा? रिफंड करेगा। तो देखो the amount of such surplus shall be either credited to the fund or refunded to the person who has borne the incidence of tax. तो पहले तो पर्सन को ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो ठीक, उसको रिफंड दे देंगे, नहीं मिला तो फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। And the person who has borne the incidence of amount may apply for refund of the same in accordance with section 54, ये अपन ने पढ़ा था 54 और देखा था ना। एप्लीकेंट जो बायर्स होते, कंज्यूमर्स होते, वो भी एप्लीकेंट बन सकते हैं। Then rule 142 is there, notice and order for demand of amounts payable under the act. Lot of sections are there where the payments are there, demands are made, like all these sections which are given in this rule, like 52 TCS, 73, 74 we just saw, 76, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, lots of there. Basically you don't have to study this rule. What it does is it only gives the form numbers, DRC1, DRC2 and so on and so forth. So there is no need to study this rule because it only gives the form numbers which are to be used for communication purposes. And anyways you don't have to remember the form numbers and you cannot remember form numbers basically, so forget this rule. जब पेमेंट हो गया है तो और पूरा पेमेंट हो गया है तो प्रोसीडिंग को कंक्लूड कर देते ना अपन। Then the representation referred to in 9 of 73 or 9 of 74 or 3 of 76 shall be informed DRC 6. रिप्रेजेंटेशन यानी अगर अपन कंटेस्ट करते हैं कि नोटिस गलत है तो अपन अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे, तो वो DRC 6 में करना है। एंड समरी ऑफ द ऑर्डर, फाइनली जो ऑर्डर आएगा अंडर 9 of 73 और 9 of 74 और 3 of 76,
और 125 और 129 और 130, ये भी सब रिकवरी के सेक्शन है, shall be uploaded electronically in DRC 7 specifying therein the amount of tax, interest, penalty payable by the person chargeable with tax. And the order referred to under 5 shall be treated as a notice for recovery. ये जो ऑर्डर है इसी को अपन क्या मानेंगे, नोटिस ऑफ रिकवरी, यानी डिमांड नोटिस उसको माना जाएगा. और आखिरी में है कि any rectification in the order in accordance with provisions of section 161 shall be made by the proper officer in DRC 8. अगर आगे चल के कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो वो DRC 8 में होगा. और फिर उसके बाद 77 है, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अब ये देखो क्या है, a registered person who has paid the central tax and state tax, or as the case may be the central tax and union territory tax, on a transaction considered by him to be an intrastate supply but which is subsequently held to be an interstate supply. मर गए. तुम सोचे थे कि ये इंट्रास्टेट है, तुमने CGST, SGST या UTGST भर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो इंटरस्टेट है, तो अब क्या करेंगे? shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. तो उसको CGST, SGST रिफंड कर देंगे और अब उसको IGST भरना पड़ेगा. ये अपने IGST में भी पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, ऐसे ही उल्टा था वहां कि IGST भर दिया उसने, लेकिन बाद में पता चला कि ये इंट्रा है, तो IGST रिफंड हो जाएगा और उसको फिर CGST, SGST भरना पड़ेगा. तो अब यहां उल्टा है, CGST, SGST भर दिया और पता चला कि इंटर है तो उसको IGST भरना पड़ेगा, IGST भरना है और इधर से ये रिफंड ले लेना है. सिंपल, इधर और दूसरे में लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन अ ट्रांजैक्शन कंसिडर्ड बाय हिम टू बी इंटरस्टेट बट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंट्रास्टेट. ये देखो उल्टा केस यहां पे भी दिया है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट on the amount of central tax and state tax as the case may be or the central tax and union territory tax. उसको इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा. किसी ने IGST भर दिया, पेड एंड पेएबल लिखता हूं, उसने पे कर दिया IGST, लेकिन पेएबल था CG एंड SG, तो ये रिफंड लेके ये भरेगा ना, ये रिफंड ले लेगा और ये भरेगा, तो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे. और वहां पे उल्टा लिखा था कि उसने ये भर दिया है लेकिन ये भरना है, तो IGST में इंटरेस्ट माफ. तो दोनों केस में इधर और में इंटरेस्ट माफ होता है. तो एक तो रिफंड ले लो और यहां भर दो और इंटरेस्ट माफ है, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने भरा तो था ना टैक्स, सिर्फ नाम गलत हो गया था, बाकी टैक्स तो भर के रखे थे ना, तो इसलिए इंटरेस्ट नहीं लगता. वेरी सिंपल पॉइंट. फिर 78 है, भी छोटा सा है बहुत ही, कि एनी अमाउंट पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन इन पर्संस ऑफ द ऑर्डर passed under this act shall be paid by such person within a period of 3 months. जो भी ऑर्डर्स आते हैं, जैसे 73, 74 ऑर्डर आ गया, उसके 3 महीने के अंदर पेमेंट करना है. ठीक है.